Hello, welcome again to these health awareness talks. स्वास्थ्य सुधार के लिए, सजगता बढ़ाने के लिए लेक्चर्स की जो 3 लेक्चर्स की श्रृंखला है, उसमें आज के दूसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। Lifestyle modifications to improve physical and mental health, immunity and well-being. जीवन शैली में परिवर्तन द्वारा स्वास्थ्य सुधार, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो पहले हम थोड़ी अपनी समझ को ताजा कर लें स्वास्थ्य से संबंधित जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ज्यादातर बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी होती है इसलिए स्वास्थ्य खराब होता है, उल्टा है। स्वास्थ्य खराब होगा तो बीमारी होगी। तो ज्यादातर बीमारियों के कारण स्वास्थ्य का खराब होना है, और सिर्फ बीमारी का इलाज करके बीमारी दूर नहीं होने वाली। शायद कुछ दिनों के लिए हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होने वाली। उनके कारणों को दूर करना बहुत जरूरी है। ये हमने काफी विस्तार में अपने पिछले लेक्चर में देखा। तो ज्यादातर बीमारियों के जो मूल कारण होते हैं, रूट कॉज, वो हमारी जीवन शैली में कुछ गलतियां हो रही होती हैं, या तो उसके कारण होते हैं या मानसिक तनाव के कारण। ऐसा कुदरती उपचार में माना जाता है। तो अगर हमें बीमारियों से छुटकारा पाना हो तो जीवन शैली को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन शैली को सुधारेंगे तो ही स्वास्थ्य सुधरेगा, और स्वास्थ्य सुधरेगा तो ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है और फिर स्वास्थ्य सुधरता है। पहले स्वास्थ्य को सुधारना पड़ता है, फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और स्वास्थ्य सुधरेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारियां आएंगी भी नहीं, और अगर होगी तो बड़ी तेज रफ्तार से चली जाएगी। इस समझ के साथ हमें आज का लेक्चर समझना है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो तो जीवन शैली में क्या परिवर्तन किए जाए। तो जो मुख्य 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अडॉप्टिंग टू अ हेल्दी एंड नेचुरल लाइफस्टाइल, उसमें जो पहली 4 हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खाने पीने की आदतों को कैसे सुधारा जाए ताकि हमारा पाचन सुधरे, डाइजेशन, सही तरीके से एक्सरसाइज कैसे की जाए, हमारा कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, शरीर और मन को जितना आराम और विश्राम मिलना चाहिए उसके लिए हम क्या करें, और हमारे जीवन को नियमित कैसे बनाएं। ये 4 बातें हम आज करेंगे। और जो 5वां इसका जो टॉपिक है, मैनेजिंग डे टू डे स्ट्रेस, हमारे मानसिक तनाव को कैसे झेलें, ये हमारा इस लेक्चर की श्रृंखला का तीसरा लेक्चर होगा। और ये जो भी कुछ मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं, ये सब मेरा कई वर्षों का खुद का आजमाया हुआ है, खुद के ऊपर बहुत सारा ट्रायल किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। और मेरे जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स होते हैं उन्होंने भी मेरे साथ में शेयर किया है कि उनको क्या लाभ हुआ है जीवन शैली में परिवर्तन करके।
वो सारा आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। आज के जो 4 टॉपिक्स हैं उसमें से पहला, पाचन को सुधारने के लिए खाने पीने की आदतों को कैसे सुधारना है। क्योंकि जैसे जैसे पाचन सुधरेगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, उसमें से हमें नरिशमेंट मिलेगा, पोषण मिलेगा। हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए और शरीर के विकास के लिए पोषक तत्वों का शरीर में पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये पोषक तत्व हमें खाने में से मिलते हैं और खाना हमें पचाना पड़ता है। सिर्फ खाना खा लेने से पोषक तत्व नहीं मिलने वाले। ये खाना पेट में जाने के बाद और फिर छोटी आंत में जाने के बाद सही तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए। और अगर डाइजेशन ठीक से होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा पेट में, छोटी आंत में। अगर डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, यानी कि अगर इनडाइजेशन है, तो नरिशमेंट ठीक से होगा नहीं। नरिशमेंट नहीं होगा ठीक से, शरीर के अंगों का पोषण नहीं होगा, तो शरीर के अंग काम कैसे करेंगे। बॉडी सिस्टम्स, अलग अलग जो अंग है उन सबको पोषण चाहिए, और अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो बीमारी तो आने वाली है। तो डाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डाइजेशन अगर ठीक से होगा, पाचन, तो नरिशमेंट ठीक से होगा, पोषण। तो हमें ऐसा गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हमें इनडाइजेशन ना हो और हमारा खाना सही तरीके से पचे, क्योंकि इनडाइजेशन का रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? तो ये पहला रूल है और इसको मैं गोल्डन रूल कहता हूं। इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है ये मेरी तरफ से। अगर ये आपको समझ में आ जाए और अगर आप इसे जीवन में उतार पाए, तो ये निश्चित मान के चलिए कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे और बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा जो कि दवाइयों में खर्च होने वाला है। जब भी कभी पेट खाली हो और भूख लगे तभी खाएं। अगर पेट खाली ना हो या भूख ना लगे तो ना खाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पेट खाली होना और भूख लगना, ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ में ही होते हैं, लेकिन एक साथ में नहीं होते। पेट का खाली होना एक घटना है और भूख लगना एक अलग ही चीज। पेट खाली होना का मतलब है कि पेट में से खाना डाइजेस्ट होकर छोटी आंत में चला गया। डाइजेशन का काम पेट में शुरू होता है, जितना पेट में हो सकता है उतना पेट में हो गया। फिर वो खाना जो है वो आधा डाइजेस्टेड, जितना भी डाइजेशन पेट में हुआ उतना होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में। बाकी का बचा हुआ डाइजेशन छोटी आंत में पूरा होता है। तो जब पेट में से खाना छोटी आंत में चला जाता है तो उसको बोल सकते हैं कि पेट खाली हो गया। लेकिन पेट खाली हो जाने से भूख लगना ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं भी लगती। अगर शरीर शुद्धि का काम चल रहा हो, कोई बीमारी हो, बुखार हो, फ्लू जैसी कोई तकलीफ हो, तो भूख नहीं लगती। और तब तक नहीं लगेगी जब तक कि शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होगी, बाहर से अनाज की, पोषण की। तो भूख तभी लगती है जब शरीर को बाहर से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपका खाने का समय हो गया, जैसे कि लंच टाइम हो गया या डिनर टाइम हो गया, तो सिर्फ समय हो जाने से खाना खाना ठीक नहीं है। भूख लगना बहुत जरूरी है। और कोई खाना दे देता है तो भी खाना जरूरी नहीं है, कोई फ्री में दे रहा है तो भी खाना जरूरी नहीं है। पेट खाली होना चाहिए और भूख लगनी चाहिए, तो ही खाना पेट में जाना चाहिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण नियम। अगर भूख नहीं लगी और खाने का समय हो गया है तो यू स्किप द मील, खाने को जाने दीजिए। पहले की जो स्लाइड्स थी वो मैं जस्ट आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो। Okay, so this is the first slide, healthy eating habits for proper digestion and nourishment. उसके बाद की स्लाइड आपको दिख रही होगी अब। प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, ये मैंने आपको समझाया,
अवॉइड इंडाइजेशन, इट सीरियसली सप्रेसेस इम्यूनिटी। फिर अगली स्लाइड, जो गोल्डन रूल मैंने आपको बता रहा था, भूख लगे और पेट खाली हो, दोनों चीज एक साथ में हो तो ही खाना खाएं। और अगर खाने का समय हो गया है और खाना तैयार है लेकिन भूख नहीं लगी, तो उस खाने को छोड़ दें, ना खाएं। भगवान का प्रसाद भी ना खाएं अगर भूख नहीं लगी हो तो एक प्रश्न ये मन में उठता है कि मनुष्य शरीर के लिए सबसे बढ़िया खाने की चीज क्या हो सकती है? हमको ऐसा लगता है कि जो हम दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं यही हमारे लिए सबसे बढ़िया है, बेस्ट फूड फॉर ह्यूमन बॉडी। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शरीर का विकास पिछले 30 से 40 लाख वर्षों से चल रहा है, मनुष्य के शरीर का विकास। और ये विकास मुख्यतः रॉ डाइट पे हुआ। और रॉ डाइट का मतलब है झाड़ से उतरा और पेट में गया। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी कि खजूर, अंजीर, द्राक्ष। फिर नट्स, नट्स यानी कि जो ठड़िए होते हैं जिसमें से तेल निकलता है, जैसे बादाम, काजू, अखरोट, चारोली, पिस्ता, मूंगफली, सिंगाड़ा, ये सब। सीड्स, बीज जो कि कच्चे खाए जा सकते हैं, ऐसे बीज। इन सब चीजों पर मुख्यतः हमारा विकास हुआ। ये पका हुआ खाना, कुक्ड मील, दाल भात सब्जी रोटी वाला, कुछ हजार वर्षों से ही आया हुआ है। और लाखों वर्षों से अगर हमारा विकास रॉ डाइट पे चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे बढ़िया खाना रॉ डाइट है। लेकिन ये सिर्फ एक सोचने के लिए एक सुझाव, इस पर सोचिए आपको कैसा लगता है, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। अगली स्लाइड, हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए। और ये दो तरीके से हमें देखना है कि क्वांटिटी कितनी खानी है और दूसरा कैलोरी वाइज कितना खाना। तो पहले क्वांटिटी वाला समझ लेते हैं। हमें पेट भर के खाना है, तो पेट भर के खाने का मतलब है कि पेट भर जाए और खाना बंद करना है। तो पेट कितना खाने से भर जाता है, तो उसके लिए हमें पेट का साइज मालूम होना चाहिए। तो हमारे पेट का साइज अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वॉल्यूम जितना है, नॉर्मल साइज जिसको कहते हैं। और अगर आपको उसको देखना हो तो अपने हाथ की अंजलि बनाएं। अंजलि जिसको कहते हैं ना, जिसमें पानी भर के हमको अगर कहीं छींकना हो या पीना हो तो अंजलि में लेते हैं पानी। ये जो अंजलि है, 2 हाथों से बनी अंजलि, ऐसा हमारे पेट का 2 अंजलि जितना पेट का नॉर्मल साइज है। 2 अंजलि यानी हमारे पेट का नॉर्मल साइज, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वॉल्यूम। तो एक बार में खाना खाते समय 1 अंजलि ठोस आहार पेट में जाना चाहिए, आधा अंजलि पानी जाना चाहिए और बाकी का आधा अंजलि पेट खाली रहना चाहिए। उसका मतलब है करीबन आधा लीटर जितना बाय वॉल्यूम ठोस आहार पेट में जाना चाहिए, 250 ml बाय वॉल्यूम पानी पेट में जाना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली 250 ml जितना पेट बाय वॉल्यूम खाली रहना चाहिए। अगर हमने खाना शुरू रखा, पेट भर जाने के बाद भी, ये जो 1 लीटर वॉल्यूम वाला पेट अगर भर जाता है और हमने खाना बंद नहीं किया, खाना शुरू ही रखा, तो पेट की संरचना ऐसी है कि वो फैलते फैलते 4 लीटर तक का हो सकता है। और पेट का फैलना, उसका मतलब है कि आपने ओवर ईटिंग शुरू कर दिया। और ओवर ईटिंग कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि उससे इंडाइजेशन होता है। और हम बातचीत क्या कर रहे हैं कि डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें। तो क्वांटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काम हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता कि हमारे पेट में कितना खाना जाए। तो बड़ा नाप तोल के खाना पड़ता है। अब ये कैलोरी वाला अगर देखें कि कितना कैलोरी खाना चाहिए, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप काम क्या करते हैं दिन भर। अगर आप बहुत ही हल्का फुल्का काम करते हैं, फिजिकल कुछ ज्यादा एक्सर्शन नहीं होता, वर्कआउट नहीं होता, 1200-1500 कैलोरी एक दिन में खर्च होती है, तो उस अनुसार खाना खाना पड़ेगा। अगर आप कुछ मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, जैसे गड्ढा खोदने का काम है, इस तरह का बहुत सारा फिजिकल वर्कआउट जिसमें होता है, हो सकता है 2-2.5 हजार कैलोरी एक दिन में आपको लगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं और बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं, तो और भी ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी।
तो आप करते क्या है इस पे निर्भर करता है कि आपको खाने की कितनी आवश्यकता है। सामान्यतः ऐसा मान के चलिए कि 1500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तो एक बार में 500 कैलोरी जितना हमें खाना खाना चाहिए। और 500 कैलोरी अगर आप रॉ डाइट खाएंगे तो बिल्कुल एक अंजलि में पूरा भर जाएगा। रॉ डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजों को इकट्ठा करेंगे तो आधा किलो में हो जाएगा बढ़िया। लेकिन अगर आप सादा सब्जी भाजी, दाल भात सब्जी भाजी वाला सादा खाना खाएंगे तो भी एक अंजलि में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मिल्क चॉकलेट खाते हैं तो मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम की अगर होगी तो भी 500 कैलोरी से ज्यादा सिर्फ 100 ग्राम में होगा। और भूख भी आपकी मिटेगी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 100 ग्राम ही है, और आपके पेट में तो 500 ग्राम जाना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि कुछ खाया है, तृप्ति का एहसास होगा। तो कैलोरीज बहुत ही ऑब्जर्व करके खाना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं अगर वो बहुत ही कैलोरी कंडेंस्ड मील है, यानी कि उसमें बहुत सारी कैलोरीज है, तो थोड़ा सा ही खा सकते हैं, भले वॉल्यूम कम पेट में जा रहा है तो भी। तो इस बात को समझ लीजिए कि कैलोरी वाइज अगर आप देख रहे हैं तो भी आपको 500 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाना है, और अगर वॉल्यूम वाइज देख रहे हैं तो 2 अंजलि से ज्यादा पेट का जो साइज नहीं है, मतलब 2 अंजलि से ज्यादा पेट में जाना नहीं चाहिए। उसमें 1 अंजलि ठोस आहार, आधा अंजलि पानी, और बाकी का आधा अंजलि पेट खाली होना चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या होगा। तो जरूरत से ज्यादा खाना हमें बंद करना ही पड़ेगा। उसका मतलब है कि वो 1 लीटर वॉल्यूम से ज्यादा पेट का फैलना। अगर आप शांत मन से ध्यान से खाना खा रहे होंगे तो जैसे ही आपका वो 1 लीटर वॉल्यूम वाला पेट भरेगा, 2 अंजलि वाला, आपको तृप्ति का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है, भले ही थाली में खाना बाकी रह गया हो, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि पेट भर गया। उस समय खाना बंद कर देना चाहिए। अगर आपने खाना बंद नहीं किया और कुछ भी खाया तो वो ओवर ईटिंग हो गया। ओवर ईटिंग बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, एक बीमारी है मानसिक। ओवर ईटिंग जो है वो एक मानसिक बीमारी है, और उसके कारण कई सारी शारीरिक बीमारियां होती। तो ओवर ईटिंग से कैसे बचेंगे, क्योंकि हम हमारे माता पिता ने उनको बड़ा करते करते गलती से ये आदत सिखा दी, क्योंकि बचपन से तो कोई सीख के आया नहीं होता कहीं से, तो माता पिता सिखाते हैं। ओवर ईटिंग की जो जो हैबिट होती है वो बचपन में ही पड़ती है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि टीवी के सामने बैठ के खाना खाना बंद करिए। फिर व्हाट्सअप करते हुए, लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए, मोबाइल फोन पे कुछ देखते हुए, या कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब बंद। खाना खाते समय कुछ भी नहीं, और बातचीत भी नहीं। खाना खाते समय मौन रखिए, बिल्कुल शांत मन से मौन रह के खाना खाइए, पूरा ध्यान खाने में रहना चाहिए। तो ही आप ओवर ईटिंग से बच पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपका पेट भरेगा आपको तृप्ति का एहसास होगा, लेकिन वो कब होगा कि जब खाने में ध्यान होगा। ध्यान कहीं और होगा तो तृप्ति का एहसास होगा ही, तो ओवर ईटिंग हो जाएगा। ओवर ईटिंग करने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। ओवर ईटिंग करने से सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि इनडाइजेशन होगा, और इनडाइजेशन का मतलब है आपका नरिशमेंट गड़बड़ होने वाला है, आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम टॉक्सिक बिल्डअप, और मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टॉक्सिन क्यों बनते हैं। जब भी कभी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा टॉक्सिन बनेंगे, टॉक्सिन बिल्डअप शुरू हो जाएगा। ओवर ईटिंग करेंगे तो तुरंत, और वजन तो बढ़ने ही वाला है। वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नाक तोल के खाना खाए तो उंगली हिलाए बिना भी वजन कम कर सकता है, सचमुच में, अगर चाहे तो। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में उठता है कि किस समय खाना खाना चाहिए। 2 प्रश्न मन में उठते हैं कि कितनी बार खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि कब खाना चाहिए, और उसके बाद में देखेंगे कि कितनी बार खाना चाहिए। तो ये बातचीत चल रही है पकाए हुए अनाज वाले खाने की, कुक्ड मील। ओके, अनाज वाला पकाया हुआ खाना कितनी बार खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो अगर हम दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अनाज वाला पका हुआ खाना, तो उसमें ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 8 बजे के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। अगर 8 बजे तक नहीं पहुंचता तो फिर लंच तक अनाज वाला पका हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर अनाज वाला पका हुआ ब्रेकफास्ट करना हो 8 बजे के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए, और वो भी तब जब पेट खाली हो और भूख लगी हो, तो दोनों चीज होनी चाहिए।
पेट खाली होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए वो एक, और 8 बजे के पहले, ये दोनों अगर होता है तो ही ब्रेकफास्ट अनाज वाला पका हुआ कर सकते हैं। लंच अगर हमें करना हो अनाज वाला पका हुआ, तो दोपहर में 11 से 1 के बीच में, हो सके तो 12 बजे, और हो सके और भी अच्छा अगर 11 बजे के आसपास में कर सकते। मैं रोज 10:30 से 11 के बीच में लंच करता हूँ, और वो मुझे परफेक्ट टाइमिंग लगता है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। और अगर हमें डिनर करना हो अनाज वाला पका हुआ, तो 7 बजे के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। और भी अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहें तो सूर्यास्त के पहले पेट में खाना पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त ऋतु के अनुसार बदलता है, तो अगर हमें कोई फिक्स टाइम पकड़ना हो तो 7 PM, शाम को 7 बजे के पहले खाना पेट में पहुंच जाना चाहिए। 7 बजे के बाद अनाज वाला पका हुआ कुछ भी पेट में जाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आगे जाके दुर्दशा होने ही वाली है। अभी नहीं तो आगे जाके होगी। अब अगर बीच बीच में भूख लगे तो क्या करेंगे? तो अगर दिन में 3 बार अनाज वाला पका हुआ खाना खा रहे हैं, तो अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में फिर से भूख लगती है, तो फ्रेश फ्रूट्स खाइए। केला है, अनार है, सेव फल है, अंगूर है, जो भी कुछ फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं सीजनल, वो खाइए। लंच के बाद में 2-3 घंटे के बाद में फिर भूख लगी 3-4 बजे के आसपास में, तो फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं। डिनर किया, उसके 2-3 घंटे के बाद में फिर अगर भूख लगी तो फ्रेश फ्रूट, और अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, और वैसे भी भूख लगेगी नहीं डिनर के बाद में, अगर सब कुछ ठीक से चल रहा है तो ये सिर्फ फ्रेश फ्रूट कब की बात है कि जब 3 बार अनाज वाला पका हुआ खाना खा रहे हो तो। अब अगला प्रश्न मन में उठता है कि ये अनाज वाला पका हुआ खाना दिन में कितनी बार खाना चाहिए? तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य शरीर के लिए सबसे बढ़िया कुदरती आहार है रॉ डाइट। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये हमारे लिए सबसे बढ़िया खाना है। तो अगर हमारी आदत पड़ जाए वो खाने की, तो फिर अनाज वाला पका हुआ खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें से हमको सारा पोषण मिल जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे दिन में 1 बार तो अनाज वाला पका हुआ खाना खाना ही पड़ेगा, तो 1 बार अनाज वाला पका हुआ खाना खाइए, और दिन में पूरा दिन रॉ डाइट खाइए। कभी थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया, कभी थोड़ा ग्रीन सैलेड खा लिया, कभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सूखा मेवा खा लिया, कभी थोड़े से नट्स खा लिए, काजू बादाम पिस्ता टाइप का जो भी कुछ है उसमें से। ऐसा दिन भर पेट खाली हुआ, भूख लगी, और अपना निश्चित समय पे जो खाना है वो खा लिया। अगर आप, और ये प्रयोग मैंने 2.5 साल तक करके देखा, दिन में सिर्फ 1 ही बार अनाज वाला पका हुआ खाना, और वो 2.5 साल मेरे जीवन के सबसे स्वस्थ 2.5 साल रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, 1 बार से तो नहीं चलेगा, 2 बार अनाज वाला पका हुआ खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो 2 बार खाइए। ब्रेकफास्ट और लंच कीजिए, या ब्रेकफास्ट और डिनर कीजिए, या लंच और डिनर कीजिए, जो दो आपको ज्यादा जो आपको चाहिए उस तरह से। और उसके अलावा दिन भर अगर भूख लगती है तो रॉ डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सारा का सारा आप ले सकते हैं। अगर 2 बार मैक्सिमम अनाज वाला पका हुआ खाना खा रहे होंगे तो। पिछले करीबन 15 साल से मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खा रहा हूँ, लंच और डिनर, और सब बढ़िया चल रहा है। नरिशमेंट वाइज भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कोई बीमारी वगैरह भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी किया जा सकता है, और इससे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य सुधार के ऊपर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, 2 बार से तो नहीं चलेगा, 3 बार तो खाना ही पड़ेगा, तो 3 बार खाइए अनाज वाला पका हुआ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन 3 बार से ज्यादा बार अनाज वाला पका हुआ खाना नहीं खा सकते। हो सके तो सिर्फ 2 ही बार खाइए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। 3 बार से ज्यादा बार अगर आप अनाज वाला पका हुआ खाना खाते हैं, तो लगभग लगभग निश्चित है कि आपको इनडाइजेशन होने ही वाला है। मतलब कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट होने ही नहीं वाला। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि सोते समय रात को पेट खाली होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम खाना खा के ही सोएं, या सोने के पहले कुछ खा या पी के सोएं, क्योंकि हमको बचपन से आदत डाली गई है। कई घरों में ऐसा होता है कि
भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, कुछ ना कुछ खा के या पी के ही सोना चाहिए, और वो गलत चीज है, ऐसा नहीं है। अगर पेट में खाना होगा और अगर हम सो जाते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, जितने समय में पूरा होना चाहिए उतने समय में पूरा नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। और जब भी कभी खाना पेट में जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो एक तो इंडाइजेशन होने की संभावना है, और टॉक्सिन भी बन सकते हैं, उसमें टॉक्सिन भी बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमको एक ऐसी आदत डालनी है कि सोते समय पेट खाली हो। इसीलिए 7 बजे के पहले अगर खाया होगा तो 2-2.5 घंटे के बाद में पेट खाली होगा, तो हम 9-10 बजे के बीच में अगर सोते हैं तो खाली पेट बढ़िया नींद आएगी। शुरुआत में हो सकता है कि ना आए, क्योंकि कई सालों की आदत है, गलत आदत। तो 1-2 गिलास पानी पी के सो जाइए, भले रात को वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़े, लेकिन खाने से तो बच गए। और अगर बहुत ही ज्यादा भूख लगी हो और मन नहीं मानता तो एक छोटा सा फ्रूट खा लिया, आधे घंटे में फ्रूट डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद नींद भी आ जाएगी। तो रात को खाली पेट ही सोना है, ये हमारा उद्देश्य है। अब एक और प्रश्न कि दो खाने के बीच में कितने समय का गैप होना चाहिए। तो ये समय से हम गिनती नहीं लगा सकते कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये इस पे निर्भर करता है कि हमने खाना क्या खाया। अगर हमने फ्रूट्स खाया होगा, पेट खाली है, भूख लगी है और हमने फ्रूट्स खाए, उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, तो जनरली फ्रूट्स आधा घंटा 45 मिनट में डाइजेस्ट होकर पेट में से छूटे हाथ में चले जाते हैं, तो 45 मिनट के बाद में फिर खा सकते हैं। अगर हमने सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स खाया होगा, ग्रीन सैलेड जैसा कुछ भी, तो वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, पेट में से छोटी आंत में चला जाता है। तो ग्रीन सैलेड खाने के बाद में नेक्स्ट मील 1.5 घंटे के बाद खा सकते हैं। अगर हमने ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे, खजूर है, अंजीर है, द्राक्ष है, सूखी द्राक्ष जिसको बोलते हैं, सूखा मेवा, या फिर ये मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता वगैरह अगर चबा के खाया होगा तो 2 घंटे में ये भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो 2 घंटे के बाद में फिर कुछ भी खा सकते हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे शरीर की संरचना इस तरह से है, हमारे पेट की, हमारे पूरे सिस्टम की, कि रॉ डाइट 2 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि वो 2 घंटे में चीज डाइजेस्ट हो जाए, उसको अच्छे से उसके लिए बना हुआ। हमारा पेट इसलिए नहीं बना कि खाना उसमें कई कई घंटों तक पड़ा है, 2 घंटे में आगे चला ही जाए, इसके लिए बना हुआ है। तो रॉ डाइट बिल्कुल 2 घंटे में आगे चली जाती है। और अगर हमने सादा खाना खाया होगा, दाल भात सब्जी रोटी, उसमें फिर पापड़ नहीं, अचार नहीं, मिठाई नहीं, कोई तला हुआ नहीं, तो वो भी, और वो भी चबा के खाया होगा, तो 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट होकर पेट में से छोटी आंत में चला जाएगा। तो अगला खाना कब खाएंगे? 3 घंटे के बाद। और अगर उसमें हमने पापड़ अचार मिला दिया तो आधा घंटा और गिन लीजिए, थोड़ा सा तला हुआ डाल दिया, मिठाई भी डाल दी, तो 5 घंटे तक पेट में पड़ा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा गुजराती फुल डिश जिसको बोलते हैं, इसमें सब कुछ आ गया, वो अगर खाया होगा तो 2 खाने के बीच में गैप कितना, शायद दिन में एक ही बार खा सकते हैं, ऐसा। पानी कैसे पिया जाए, क्योंकि पानी पीने का भी साइंस होता है, कई लोगों को मालूम नहीं होता, तो दिन भर पानी पीते ही रहता है। किसी डॉक्टर ने बोला हुआ पानी पीते रहो, 2 लीटर 3 लीटर पानी पीने से अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। उसको समझदारी के साथ में पीना पड़ता है। तो क्या समझना पड़ेगा उसमें? तो देखिए, खाना खाने के पहले, खाना खाते समय और खाना खाने के बाद, पहले तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि पानी कैसे पीना चाहिए। खाने के पहले अगर पानी पीना हो तो आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं, वो भी खाली पेट, क्योंकि पानी को डाइजेस्ट होने में 15-20 मिनट लगता है। तो फिर से पानी डाइजेस्ट हो गया, फिर से पेट खाली हुआ, फिर भूख लगी, अब खाना खा सकते हैं। तो अगर 12 बजे खाना खाना हो तो 11:30 बजे के पहले पानी पी सकते हैं। इस तरह से आपको समझना। अब खाना खाते समय अगर पानी पीना हो तो कितना पिएंगे? 250 ml। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि वो जो हमारा अंजलि है, उसमें से 1 अंजलि ठोस आहार पेट में जाना चाहिए, आधा अंजलि पानी। तो आधा अंजलि पानी यानी अप्रोक्सीमेटली 250 ml। अब ये 250 ml पानी, उससे होगा क्या? उससे हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है, डाइजेस्टिव जूस, वो ऐसा वाला बनेगा कि जिसमें चर्निंग मूवमेंट ठीक से हो सके। चर्निंग मूवमेंट पेट में एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिससे खाना उथल पुथल होता रहता है ताकि पाचन जल्दी से हो। और ये पानी कहाँ से आता है? तो दाल में से आएगा, सब्जी में से आएगा, थोड़ा सा चावल और रोटी में से भी आएगा, दही खाया होगा तो उसमें से आएगा, ग्रीन सैलेड में से आएगा,
मुंह साफ करने के लिए 1-2 घूंट पियेंगे, उसमें से आएगा, सब मिला के टोटल 250 ml होना चाहिए। उससे ज्यादा पानी अगर पेट में जाएगा तो क्या होगा? तो जब भी कभी हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो पेट में जब पहुंचता है तो कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना वॉल्यूम है, उसके अनुसार हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम का झरना होता है, सिक्रीशन। और एक जूस बनता है डाइजेस्टिव जूस, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 से 2.5, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और उस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक वातावरण में खाना बड़ी तेज रफ्तार से डाइजेस्ट होता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप उसमें ज्यादा पानी मिलाएंगे तो वो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जो खाना बड़े आराम से 2.5-3 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला था और वो पेट में लंबे समय तक पड़ा रहेगा। और जब भी कभी खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा, पोषक तत्व नष्ट होंगे और टॉक्सिन बनने की संभावना बढ़ने लगेगी। इसीलिए 250 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना। अब खाना खाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने का डाइजेशन चल रहा है, उसमें भी बीच में कुछ भी मिलाना नहीं है, पानी भी नहीं मिलाना, दूसरा कोई खाना भी नहीं मिलाना, भगवान का प्रसाद भी नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं। एक बार खाना खा लिया, फिर खाना बंद कर दिया, उसके बाद में 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए कुछ भी। 2 घंटे के बाद फिर आपको जितना पानी पीना हो उतना पीजिए। अगर बहुत ही प्यास लगी हो, मुंह सूख रहा हो, तो एक छोटा सा सिप पी लिया, जरा सा छोटा सा घूंट, ताकि मुंह गीला हो जाए, बस उतना। लेकिन पानी पीना नहीं चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद ही लंबा, जैसे 1-1, 2-2 ग्लास पानी पीना हो वो बाद में पी सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार मेरे पास में ऐसे लोग आए हुए हैं कि जिनको सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक्सरसाइज करते हैं, खाना ठीक ठाक है, सोना का टाइम, सब कुछ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, और वो खाना खाने के बाद में 1-1, 2-2 ग्लास पानी पीने की आदत। और सिर्फ उस एक ही प्रॉब्लम के कारण उनको एसिडिटी हो जाती है, बर्पिंग होती है, ब्लोटिंग होता है, अल्सर होता है, फिर और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फिर आगे बढ़ के माइंड भी बहुत एंशियस हो जाता है, ये सब चीजें उनको होने लगती है। और इस एक ही आदत को सुधारने से कई सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। अब दिन में कितना पानी पीना चाहिए तो उसमें गिनती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हमको जितना जरूरी हो उतना पीना चाहिए। तो हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि अबाउट 70% हमारा शरीर जो है वो पानी है। तो पानी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसके लिए पानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए खाली पेट बहुत अच्छे से हाइड्रेट किया जा सकता है। तो खाली पेट कब रहता है? तो सुबह उठते से ही पेट खाली होगा, 2-3 ग्लास पानी पीजिए आराम से बैठ के, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी आदत है, उससे बहुत अच्छा काम होता है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है बॉडी का। और वो 2-3 ग्लास पानी पीने के बाद में करीबन 40-45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट तक कुछ भी खाइए नहीं और कुछ भी मत पीजिए, कोई चूरन फांकी या कुछ भी नहीं। ओके, सिर्फ पानी, यानी सिर्फ पानी। ये पहला दिन का पानी का डोज हो गया। फिर आप जब एक्सरसाइज शुरू करने वाले होंगे तो पेट खाली होगा, क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट की जाती है। तो 1-2 ग्लास पानी पी के शुरू कीजिए और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर 1-2 ग्लास पानी पीजिए, शरीर को हाइड्रेट करने का एक और भी बढ़िया तरीका। उसके बाद में जो आपके मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, खाने के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में जब खाना पेट में से छोटी आंत में पहुंच जाता है तो पेट खाली हो जाता है, तब आप 1-2 ग्लास पानी पीजिए और उसके बाद में कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत पीजिए, बहुत अच्छे से हाइड्रेशन होता है। तो ये दिन में ऐसे 4-5 समय आते हैं जब बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेट किया जा सकता है। और उसके अलावा दिन में जब भी कभी जरूरत पड़े, खाली पेट हो, घूंट घूंट में पानी पीजिए। दिस इज हाउ यू डू। ठंडा पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्रिज में से निकाला और सीधा पी लिया, गलत बात है। ओके, क्योंकि ठंडा पानी होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट में जाएगा तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे आएगा 37 के आसपास में, तब उसका उपयोग शुरू होगा। तो वो बॉडी का टेम्परेचर पे आने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसीलिए वो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और डाइजेशन, अगर ठंडा कुछ भी पानी पिया होगा खाने के साथ में तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। कुछ ऐसी बात, ऐसे खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ, जिनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे निश्चित रूप से इनडाइजेशन होता है। जितनी भी तली हुई चीजें हैं, तेल में डुबोया और बाहर निकाला, जहां तक हो सके उसका परहेज कीजिए, क्योंकि तली हुई चीजों को डाइजेस्ट करने में 3 घंटे से ज्यादा समय ही लगता है। और हमारे पेट की संरचना ऐसी है कि 2 घंटे के अंदर अगर डाइजेस्ट हो जाए, काम बड़ा अच्छे से होगा। और अगर खाने के साथ में आपने तली हुई चीज मिला ली तो बहुत लंबे समय तक
पेट में ही रहेगा और डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो तली हुई चीज खाने की बहुत ही अगर इच्छा होती हो तो 15-20 दिन में, महीने में एक आध बार किसी त्योहार के दिन खाली पेट थोड़ा सा खा लिया आपके मन को मनाने के लिए, बात ठीक है। लेकिन अगर अवॉइड कर सके तो बहुत ही अच्छा। मैंने तो पिछले 8-10 साल से तला हुआ कुछ भी नहीं खाया और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई तला नहीं खा रहे, तला नहीं खा रहे। एक्चुअली तो तला हुआ खाना देख के खाने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि आदत खत्म हो गई इसलिए। पहले रोज खाना पड़ता था क्योंकि आदत थी, अभी आदत नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। और उसमें तली हुई मिठाइयां भी आ जाती, वो भी हमको बंद करना। सेव, गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, बूंदी के लड्डू, सब, कचौड़ी, समोसा, जो भी कुछ है सब बंद। नॉनवेज, अंडे और दारू यानी लिकर, ये भी हमको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ऐसा नहीं है कि जब तक ये सब नहीं खाएंगे तब तक शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, सब गलत बात है। आप एग्जाम्पल ढूंढिए, आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत सारे हेल्दी लोग, सुपर हेल्दी लोग, वीगान है, क्योंकि दूध भी नहीं पीते, नॉनवेज और अंडे की तो बात ही जाने दी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ये गलत धारणा है कि अंडा नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा और स्ट्रांग नहीं बनेगा शरीर, और सब तो हमको खाना नहीं आता ठीक से, हम खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमको नरिशमेंट नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम। सीधा साधा दाल भात सब्जी रोटी में से भी बढ़िया नरिशमेंट मिलता है, मुझे तो मिल रहा है। फिर मैदे से बनी चीजों से दूर रहिए। जो भी कोई बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं मैदे से बने हुए, उससे दूर रहिए, क्योंकि उससे आगे चल के पाचन के ऊपर प्रभाव पड़ने ही वाला है, विपरीत प्रभाव। बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर मत खाइए, थोड़ी बहुत चलेगी, अगर बंद कर सके तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि शक्कर वैसे भी कम मात्रा में खाएंगे तो भी हानिकारक तो है ही वो, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो बहुत ही हानिकारक। तो छोड़ सके तो बहुत ही अच्छा, उसके लिए गुड़ खाना शुरू कर दी। और ये चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसको तो बंद ही कर दीजिए। और चाय कॉफी अगर आपको पीनी ही हो तो दिन में सिर्फ एक ही कप पी सकते हैं, आइदर टी और कॉफी, दोनों में से कोई भी एक, और वो भी उबाल के नहीं पीना चाहिए। पानी को उबाल के और उबले हुए पानी में स्टोव बंद करके फिर चाय या कॉफी ऐड करके और फिर उसको छान के पी लीजिए, लेकिन चाय कॉफी डालने के बाद में कभी भी उबालिए मत। इस तरह से दिन में सिर्फ एक कप पी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, छोड़ सके तो और भी अच्छा। और मिठाई को कभी भी खाने के साथ में मत खाइए। जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है उसमें जो दूसरी चीजें खा रहे हैं उसके साथ में मिठाई को मिला के मत खाएं, क्योंकि उससे डाइजेशन स्लो हो जाएगा, लंबे समय तक खाना पेट में पड़ा रहेगा। अगर मिठाई खाने की इच्छा है तो सिर्फ मिठाई अकेली खा लीजिए, ताकि वो 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद में अगला खाने का समय डिस्टर्ब ना हो। और मिठाई कौन सी नहीं खानी, तली हुई को छोड़ के बाकी सब मिठाइयाँ खा सकते हैं। तो अनाज वाली मिठाई खा सकते हैं, जैसे लड्डू वगैरह, मोहन थाल, इन सब चीजों को जैसे होता है, अलग अलग तरह के हलवा वगैरह होते हैं, हलवा, शीरो। और दूध की बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, जैसे बासुंदी है, रबड़ी है, श्रीखंड है, खीर है, दूध पाक वगैरह खा सकते हैं। तली हुई मिठाई नहीं खाना चाहिए। अब दूध और दूध से बनी चीजों से भी परहेज करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुदरती उपचार में कि दूध अगर शरीर में जाता है तो उससे भारीपन बढ़ता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। मैं तो वीगान हूँ पिछले 3-4 साल से, और दूध के बिना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे विटामिन B12 का सप्लीमेंट मैं रेगुलरली लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा और मुझे कुछ लेना नहीं पड़ता और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दूध की सिर्फ 4 चीजें, दूध से बनी 4 चीजें अलाउड है, उसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। तो क्या क्या अलाउड है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। घी, गाय के दूध में से, दही में से बना हुआ घी, दिन में कम से कम 2 चम्मच, सुबह शाम 1-1 चम्मच खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि उसमें से हमें बढ़िया क्वालिटी का सैचुरेटेड फैट मिलता है। हमारे शरीर को रोज निश्चित मात्रा में सैचुरेटेड फैट की आवश्यकता होती है, करीबन 10 ग्राम, और वो मिलना ही चाहिए। तो घी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से वो मिलता है हमको। तो गाय के दूध में से बना हुआ घी हम खा सकते हैं, तो ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अगर घी नहीं अच्छा लगता तो कोकोनट ऑयल में से भी बढ़िया क्वालिटी का सैचुरेटेड फैट हमको मिलता है। तो दोनों में से कोई एक चीज खानी जरूरी है। दूसरी चीज हम जो दूध का बना हुआ खा सकते हैं वो है दही। दही में से हमको विटामिन B12, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, इसलिए दही बहुत ही अच्छा आहार माना जा सकता है
अगर आप उसको रोज लेते हैं, और उसको लेने का समय है ब्रेकफास्ट में या लंच में। गर्मी की सीजन में शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली सुबह और दोपहर को लेना चाहिए खाने के साथ। तीसरी चीज, दूध से बनी मिठाइयाँ, वो ले सकते हैं। और अगर चाय कॉफी में थोड़ा सा दूध डालना हो, जनरली चाय कॉफी में बाय वॉल्यूम 20% या उससे कम दूध होना चाहिए और 80% या उससे ज्यादा पानी होना चाहिए, वो सही तरीके की चाय या कॉफी कही जाती है। तो वो थोड़ा सा दूध जो है वो हम उसमें यूज कर सकते हैं। इन 4 के अलावा बाकी सारे दूध और दूध से बनी चीजों को बंद कीजिए। तो दूध पीना बंद कर दीजिए। और ये सब बच्चों के लिए नहीं है, बाल्य अवस्था के बाद की बात है। करीबन 12-14 साल के बाद ये सारी बातें हमको अप्लाई करनी है। तब तक बच्चों को दूध पीना हो, जब तक वो बोले तब तक उनको पिलाना चाहिए। जब वो खुद बोलना शुरू करे कि मुझे अभी दूध नहीं पीना, तो फिर उनको ये सारी बातें बताना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दूध पीना बंद कर दीजिए। दूध से बने दूसरे पदार्थ जैसे कि चीज, पनीर, आइसक्रीम, मिल्क शेक, योगर्ट, सब बंद कर दीजिए। और इसमें सबसे खतरनाक है मिल्क शेक, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब जब हम दिन भर खाना खाते रहेंगे तो पाचन बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो बिंजिंग ऑन फूड है, ये इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करना एक बैच प्रोसेस। एक बार खाना खाया, फिर खाना बंद कर दिया, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का झरना हुआ, सिक्रीशन हुआ, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस बना। अब उसका पाचन चल रहा है, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अभी 2-2.5 घंटे तक पाचन की क्रिया चलती रहेगी। पाचन हो गया, खाना छोटी आंत में चला गया, फिर दूसरा खाना खाया। हमने अभी खाना खाया और आधे 1 घंटे के बाद में फिर कुछ और खा लिया, फिर आधे 1 घंटे के बाद में कुछ और खा लिया। तो ये जो पूरा बैच है ये पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब ये मान के चलिए कि इनडाइजेशन होने ही वाला है। तो कोई भी देवी देवता, ईश्वर, गुरु महाराज इसमें से आपको बचा नहीं सकता, ये कुदरती है। तो ये बिंजिंग ऑन फूड इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, सो अवॉइड। क्योंकि डाइजेशन इज अ बैच प्रोसेस। जब तक एक बैच पूरी नहीं हो जाती तब तक खाने की बात तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। और खाने का ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव ईटन, वो मैंने आपको बता दिया। खाने में जनरली 15-20 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि अगर चबा के खाते हैं तो 15-20 मिनट तो लगेगा, 15-20-25 मिनट। अगर चबाएंगे नहीं, ईटिंग ऑन द रन्स, तो 5-10 मिनट में ही खा सकते हैं। लेकिन वो खाना जब पेट में जाता है तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि पेट के अंदर दांत नहीं है। तो वो जो निगला हुआ खाना बिना चबाए उसको डाइजेस्ट करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो अगर खाने को पहले ही पेट मुंह के अंदर उसको अच्छे से हमने चबा लिया होगा तो जो पेट में पहुंचेगा सीधा डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। एक्चुअली अगर चबाया होगा तो डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो करीबन 15-20-25 मिनट तक खाना खाना चाहिए। उसके बाद में लंबा लंबा नहीं खाना चाहिए, आधा घंटा, पौना घंटा बैठ के खा ही रहे। आप 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, जितना खाया खाना बंद कर दीजिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जब फिर से पेट खाली होगा और भूख लगेगी, और खूब ध्यान से खाइए। खाने में ध्यान होना चाहिए, टेस्ट भी आना चाहिए, सब कुछ, ताकि आपको तृप्ति का एहसास हो जब पेट भर जाए। एंड अवॉइड ईटिंग ऑन द रन्स। वो 5-10 मिनट में खाए और भागे, उससे तो अच्छा है कि खाना ही ना खाए। सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? 2 तरह के सप्लीमेंट होते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अगर हमें बार बार किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और उस सप्लीमेंट के द्वारा उस डिफिशियंसी को जितना जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। कुछ ही दिनों में या हफ्तों में, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में या हफ्तों में। तो जैसे अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो कुछ ही दिनों में, हफ्तों में वो पूरी दूर होनी चाहिए सप्लीमेंट लेके। अगर विटामिन D3 की कमी है, आयरन की कमी है, कोई भी आपको लगता है कि कमी है, कैल्शियम की कमी है, कुछ ही दिनों में दूर होना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा में रोज रोज जरूरत पड़ती है, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, जिससे हमारे पूरे शरीर के तंत्र काम कर रहे होते हैं, पूरा शरीर काम कर रहा होता है। तो अगर कोई पोषक तत्व कम होगा, कोई न्यूट्रिएंट, उसका प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने ही वाला। तो ये होना ही नहीं चाहिए। फिर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अभी हमने सप्लीमेंट तो खा लिया, डिफिशियंसी दूर कर दी, अब खाने को सुधारते हैं। देखते हैं कि खाने में से अगर हमको सब कुछ मिल जाता है तो दोबारा ये डिफिशियंसी होनी नहीं चाहिए। फिर 6-8 महीने, साल भर के बाद में फिर चेक करके देखा, अगर वो डिफिशियंसी नहीं है उसका मतलब आपका खाना सुधर गया, डाइजेशन भी सुधर गया। लेकिन अगर आपका
फिर से डिफिशियंसी आता है उस न्यूट्रिएंट में, तो उसका मतलब है कि खाने में से आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, तो अब आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि खाने में से अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा तो ये फूड सप्लीमेंट को खाना पड़ेगा, ताकि खाना और ये फूड सप्लीमेंट का मिला जुला उससे आपके शरीर को पूरा पूरा पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले। फूड सप्लीमेंट क्या होता है, सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मार्केटिंग करने के लिए नहीं, और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ये चीजें खानी चाहिए। बोर्नवीटा का नाम आपने सुना होगा, बच्चों को दिया जाता है, बच्चे लोग सभी लोग खाते हैं सर। अभी बोर्नवीटा इज ए फूड सप्लीमेंट, और ये क्यों लोगों को दिया जाता है, बच्चों को और जिनको दिया जाता है, ये मान के कि अगर खाने में से पूरे पोषण नहीं मिल रहे होंगे तो बोर्नवीटा में से सब मिलेंगे हम, ओके। लेकिन अगर खाने में से मिल रहे होते हैं तो बोर्नवीटा की जरूरत नहीं है, फूड सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है, अगर खाने में से सारे पोषण मिल रहे होंगे तो इसके लिए आपको खाना सुधारना पड़ेगा और डाइजेशन भी सुधारना पड़ेगा। खाना और डाइजेशन दोनों ठीक होगा तो ही पर्याप्त मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन एक बहुत ही प्रसिद्ध कुदरती उपचारक हो चुके हैं। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उसमें एक कोट दिया है, फूड एंड नरिशमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन आर नॉट सिनोनिमस। यानी कि खाना और पोषण ये पर्यायवाची नहीं है कि खा लिया तो पोषण मिल गया। यू आर नॉट नरिश्ड बाय द फूड यू ईट, बट इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट यू डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट। आपने क्या खाया है और कितनी मात्रा में खाया है उससे पोषण नहीं मिलने वाला। पोषण आपको मिलने वाला है वो इस पर निर्भर करता है कि खाने को आपने कितना डाइजेस्ट किया और उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्प्शन के बाद में कितना उसमें से एसिमुलेट हुआ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खा लेना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, खाने के बाद में डाइजेस्ट करना ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये डाइजेशन वाला पार्ट पूरा हुआ। और एक्सरसाइज, मनुष्य का शरीर, उसकी संरचना और उसके अंदर जो अंग काम कर रहे हैं, बॉडीली सिस्टम्स, अगर शरीर को जितना श्रम पहुंचना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर सकते। तो शरीर की संरचना और शरीर के जो अंग काम कर रहे हैं वो ठीक से चलते रहे, उसके लिए जरूरी है कि शरीर को श्रम पहुंचे, इतनी भागा दौड़ी काम काज हम करते रहे। वर्कआउट, श्रम यानी कि वर्कआउट, इतना वर्कआउट हमको मिलना चाहिए। तो अगर आपका दिन भर का काम ऐसा है कि जिससे आपके शरीर को पूरा वर्कआउट मिल जाता है तो आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, योगा वगैरह, एरोबिक्स, जिम वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को पूरा वर्कआउट मिल रहा है। लेकिन अगर आपके शरीर को पूरा वर्कआउट नहीं मिल रहा, आपकी दिन भर के जो भी कुछ क्रियाकलाप है उनसे, तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज, यानी कि योग, एरोबिक्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, जिम वगैरह, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है। कितनी देर के लिए? और ये एक्सरसाइज वगैरह ओल्ड एज में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये उम्र बढ़ रही है इसलिए हो रहा। उम्र के साथ में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही इसलिए काम करना बंद कर रहा है। तो अगर ओल्ड एज में आपको लगता है, ऐसा आपकी अपेक्षा है, आपकी इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें, फुल्ली फंक्शनल रहें, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी से करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ओल्ड होने के बाद, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद में तो कुछ सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी से शुरू कीजिए तो उस समय बना रहेगा और आगे कर सकते हैं। तो कितना एक्सरसाइज करना जरूरी है? कम से कम आधा घंटा, और अभी शरीर को श्रम पहुंचे, ऐसा एकदम धीरे धीरे वाला ऐसा नहीं कि कुछ श्रम ही नहीं पहुंचा, श्रम पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, थकान न लगे, एक्सर्शन ना हो, उतना कर सकते हैं। तो अगर 1 घंटे तक हमको एक्सर्शन नहीं होता तो आधा घंटे से ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 घंटा करने के बाद में भी एक्सर्शन नहीं लगता तो 1 घंटे से भी ज्यादा कर सकते हैं। एक ऐसा थंब रूल है कि जितना वर्कआउट करने से हमको एक्सर्शन होता हो, थकान लगती हो, उसका आधा कीजिए। तो जिसने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की उसको तो 10 मिनट में थकान लग जाएगी, लेकिन 2-3 महीना स्टेमिना बिल्डअप करने के बाद, डेवलप करने के बाद, आपको 1.5-1.5, 2-2 घंटा कसरत करने के बाद में थकान लगती है, तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ 1 ही घंटा एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे करके स्टेमिना बढ़ता है। एक्सरसाइज करने के बाद में थकान नहीं लगनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे फिर से आएगा। एक्सरसाइज कब करनी चाहिए?
दिन के किसी भी समय एक्सरसाइज की जा सकती है, सिर्फ एक ही नियम लगता है और वो है पेट खाली होना चाहिए। ये बात अलग है कि सुबह करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, लेकिन सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आधी रात को भी कर सकते हैं। कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती, एक एक 2-2 घंटा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि रात को एक्सरसाइज कीजिए, तो दिन में भी कीजिए, रात को भी कीजिए, तो करना शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे नींद भी अच्छे से आने लगती है, नींद अच्छे से आने लगती है तो फिर दिन में एक ही बार एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज कभी भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम सुबह नहीं कर सकते तो कर ही नहीं सकते, तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, कभी भी कर सकते। खाली पेट दिन में कभी भी एक्सरसाइज की जा सकती है। कौन सी एक्सरसाइज? किसी एक ही तरह की एक्सरसाइज से शरीर के सभी अंगों को कसरत नहीं मिलती, क्योंकि जोड़ों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, हड्डियों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मसल्स को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, फेफड़ों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, हृदय को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मन को अलग तरह की, शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए। तो सिर्फ वॉकिंग कर लेने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, जैसे प्राणायाम कर लिया और हो गया ऐसा भी नहीं है, हमको अलग अलग एक्सरसाइज का मिला जुला कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। तो जो मैं खुद अपने जीवन में, जिसका मैंने खुद के लिए जो प्रोग्राम बनाया हुआ है और जो मेरे क्लाइंट्स लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ शॉर्ट में। 3 तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज, योग जैसा कुछ करना चाहिए, अगर योग कर सके तो वो सबसे बढ़िया। अगर योग ना कर सके तो योग जैसा कुछ और, जैसे कि एरोबिक्स या कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिसमें से बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो सूक्ष्म क्रिया, आसन और प्राणायाम का मिला जुला एक बढ़िया क्वालिटी का कार्यक्रम, आपके स्वास्थ्य को, उम्र को, सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया। कम से कम 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन करना चाहिए, 4 से 5 दिन के लिए। ओके, 45 मिनट का इन 3 चीजों का बना हुआ कार्यक्रम, ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज वॉकिंग, ये रोज करना जरूरी है, डेली, और कम से कम 20 मिनट, ज्यादा करें तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम 20 मिनट के लिए। और उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? 80 to 100 स्टेप्स इन अ मिनट। तो ये ब्रिस्क वॉकिंग नहीं है, तेज रफ्तार से चलना नहीं है, धीरे धीरे वाला। तो धीरे धीरे चलने की आदत डाल लीजिए और दिन में 20 मिनट या आधा घंटा डेली, कभी ना कभी, या तो सुबह दोपहर शाम, कभी ना कभी आपको चलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी एक्सरसाइज है कार्डियोवैस्कुलर, ये हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही करने की जरूरत है, और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। और ये आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कोई मीडियम इंटेंसिटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, जॉगिंग हो। सूर्य नमस्कार इज द वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, अगर वो आपको आता हो तो बहुत ही अच्छा। ये हफ्ते में 1 या 2 बार। तो कार्डियोवैस्कुलर हफ्ते में 1 या 2 बार, और बाकी के 5 दिन योग या योग जैसी कोई दूसरी, ये 7 दिन का कार्यक्रम हो गया। तो उसके अलावा वॉकिंग डेली 20 मिनट का। ये 3 तरह की एक्सरसाइज करने से शरीर को बहुत ही जोरदार एक्सरसाइज मिलती है, वर्कआउट मिलता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या नया नया सीखा है, और अगर आप अपने कार्यक्रम को जांचना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं, तो ये जांचिए। उसमें ये 5 चीजें होनी चाहिए। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए, लचीलापन, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, मसल्स की ताकत, स्टेमिना बढ़ना चाहिए, आपको एनर्जाइजिंग फील होना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्फूर्ति का एहसास होना चाहिए, और ये स्फूर्ति का एहसास दिन भर बना रहना चाहिए। थकान नहीं लगनी चाहिए, न करते समय, न करने के बाद, न दिन भर। ओके, तो फिर आपका कार्यक्रम सही है। और आपका मानसिक तनाव दिन ब दिन कम होते जाना चाहिए। ये 5 चीजें अगर हो रही है, उसका मतलब आपका एक्सरसाइज का कार्यक्रम बिल्कुल सही है। लेकिन ये 5 में से 3 या 4 हो रही है और कोई 1-2 चीज नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके एक्सरसाइज के कार्यक्रम में सुधार करने की गुंजाइश है, कुछ गड़बड़ी है। ये 5 चीजें होनी चाहिए, और जनरली 1-2 महीने में होने लगती है, विजिबली आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट है। और एक्सरसाइज का कार्यक्रम बनाते समय एक और चीज का ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी में क्या नहीं करना चाहिए या किन सावधानियों के साथ करना चाहिए, उस तरह से अपनी एक्सरसाइज के कार्यक्रम को बनाएं। क्योंकि कई सारी बीमारियों में कई सारी यौगिक क्रियाएं और दूसरी एक्सरसाइजेस करना निषेध है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मनाही है वो। अगर करेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए चरक संहिता में चरक ने कहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों को एक्सरसाइज करने से हल्कापन बना रहता है, काम करने की क्षमता बनी रहती है, चुस्ती बनी रहती है, दुखों को झेलने की क्षमता बनी रहती है, शरीर में से जो मल है वो सुचारू रूप से बाहर निकलते रहते हैं, और हमारा डाइजेशन,
बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। तो कितना बढ़िया कहा है एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसकी हमें जरूरत ना हो। स्वास्थ्य सुधार के लिए ये सब जरूरी है, और एक्सरसाइज करने से ये सब हो सकता है। अगली चीज, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। शरीर और मन को आराम देना बहुत जरूरी है। आराम करेंगे तो हमें विश्राम मिलेगा। बिना आराम के शरीर और मन ठीक से काम नहीं कर सकता। और हमको वो इसलिए भी करना जरूरी है ताकि उससे हमारी जीवन शक्ति की बैटरी रिचार्ज हो। जीवन शक्ति हमारे शरीर का बैटरी है, दिखाई नहीं देता। मोबाइल फोन की बैटरी तो दिखाई देती है, तो अगर वो बैटरी फ्लैट हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो आपके मोबाइल फोन में भले ही कितने बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन हो और आपको कितना भी एक्सपर्टीज हो मोबाइल फोन यूज करने में, लेकिन अगर बैटरी में पावर नहीं होगा तो वो आपके लिए यूजलेस है। उसी तरीके से ये शरीर, अगर इसमें जीवन शक्ति नहीं होगी तो इस यूजलेस, तो अपना काम ठीक से नहीं करेगी। हर जगह जीवन शक्ति का उपयोग होता है, बोलने में, सोचने में, खाना खाने में, चबाने में, डाइजेशन में, हृदय को चलाने में, सांस लेने में, हर जगह। तो ये जीवन शक्ति धीरे धीरे पूरे दिन भर में खर्च हो जाती है। तो इस खर्च हुई जीवन शक्ति को, इस बैटरी को रिचार्ज करना हो तो उसके लिए शरीर को विश्राम देना पड़ता है। और विश्राम देने से एक और काम होता है, होम्योस्टेसिस। ये दिन भर के काम करने से जो वेयर एंड टेयर होता है हमारे शरीर को, उससे जो इम्बेलेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोषक तत्व पहुंचना चाहिए और जो मल बनता है वो निकलना चाहिए। तो ये कंटिन्यूसली अगर नहीं चल रहा तो पोषक तत्व कम हो जाएंगे, मल बढ़ जाएगा, तो ये इम्बेलेंस हो गया। तो वापस उसको बैलेंस में लाने के लिए मल बाहर निकलेगा, पोषक तत्व आएंगे, दूसरा सब उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी अलग अलग फ्लूइड्स की। इसके लिए होम्योस्टेसिस के लिए, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है, पहले लेक्चर में भी मैंने समझाया था। उसके लिए विश्राम करना बहुत जरूरी है। वैसे तो वो 24 घंटा चलता रहता है होम्योस्टेसिस का काम, लेकिन जब विश्राम करते हैं तो बहुत ही तेज रफ्तार से होता है। इसलिए विश्राम करना बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है अगर हमारा विश्राम ठीक से हो रहा हो। और अगर कोई बीमारी है उसको दूर करने के लिए भी विश्राम बहुत आवश्यक है। इन सब चीजों के लिए कुदरत ने रात की नींद बनाई। रात को अगर 7-8 घंटा बढ़िया क्वालिटी की नींद आ जाए तो उससे हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और हमको पूरा पूरा विश्राम मिल जाता है। क्या क्या होता है रात की नींद से? हमारी थकान दूर हो जाती है, कल की थकान दूर। अगर बढ़िया क्वालिटी की नींद आई होगी तो हमारी जीवन शक्ति की बैटरी पूरी तरह से रिचार्ज अगले दिन के सारे चैलेंजेस को झेलने के लिए। और अगर हमारे शरीर में कोई टूट फूट हुई होगी कोई वेयर एंड टियर के कारण, तो उसका रिपेयरिंग का काम भी हो जाता है और रिप्लेनिशमेंट का काम भी हो जाता है। ये सारा काम रात की नींद से होता है। इसीलिए अगर रात की नींद को इंप्रूव करना हो, क्योंकि उससे स्वास्थ्य सुधरने ही वाला है, लेट नाइट्स बंद करना पड़ेगा। लेट नाइट का मतलब है रात को 9-10 बजे के बाद, जनरली 10 बजे के बाद, और मेरे लिए 9 बजे के बाद, क्योंकि मैं जनरली 9 बजे बिस्तर में पहुंच जाता हूँ। पहले 12-12 बजे पहुंचता हूँ, लेकिन अभी 9 बजे, क्योंकि ये सब मालूम नहीं था इसलिए। तो जितनी जल्दी सोएंगे उतना नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। जैसा मैंने बताया 7-8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो अगर हम 12 बजे सो के सुबह 7-8 बजे उठेंगे तो भी 7 घंटा हो गया, और 9 बजे सो के सुबह 4 बजे उठेंगे तो भी 7 घंटा हो गया। लेकिन दोनों में फर्क है, लेट सो के लेट उठेंगे तो पूरा पूरा विश्राम नहीं मिलेगा और पूरा दिन भी थोड़ा आलस वाला ही जाएगा। लेकिन जल्दी सो के जल्दी उठेंगे तो नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। तो हो सकता है कि नींद की आवश्यकता भी कम हो जाए, 7 की जगह 6.5 घंटे में विश्राम मिल जाए और पूरा दिन स्फूर्ति वाला जाएगा। अगर आपको ये आजमा के देखना हो तो 15-15 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 15 मिनट रात को 11-12 बजे सो के देखिए क्या होता है अगले दिन, और 15 दिन के लिए 9 बजे बिस्तर में चले जाइए, फिर देखिए, तुरंत मालूम पड़ेगा कितना बड़ा फर्क होता है। और जब भी कभी दिन में थकान लगे, शरीर को विश्राम कीजिए, 5-10 मिनट के लिए आराम लेना आना चाहिए। और खाना खाने के बाद में तो 5-10 मिनट के लिए विश्राम करना ही चाहिए ताकि उससे डाइजेशन सुधरे। खाना खा के तुरंत भागना नहीं चाहिए और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। 10-15 मिनट आराम कीजिए। हाँ, लंबा लंबा सोना नहीं चाहिए। दोपहर में खाना खाने के बाद में लंबा लंबा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दोपहर में लंबा सोएंगे रात को नींद नहीं आएगी। लेट के विश्राम कर सकते हैं जागते हुए, लंबा वाला 10-15 मिनट की झपकी लगाई, उठ गए आराम से और थोड़ा विश्राम किया, फिर जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं दोपहर में 10-15 मिनट से ज्यादा। शरीर और मन को विश्राम देने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है योग निद्रा।
ये योग की एक एडवांस लेवल की क्रिया है, लेकिन ये कोई भी कर सकता है, अगर सीखे तो कर सकता है। 10-15 मिनट योग निद्रा करने से शवासन में लेटकर इतना विश्राम मिलता है जितना 1 घंटे की नींद से भी नहीं मिलता। तो अगर आप दिन में 2 बार योग निद्रा करेंगे तो आपकी नींद 6 घंटे से कम की हो जाएगी। इसलिए मैं लोगों को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि दिन में एक बार, कम से कम एक बार 20 मिनट योग निद्रा करना ही चाहिए। और अगर आपको कोई बीमारी है तो 2 बार करना चाहिए, उसका स्वास्थ्य के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, हीलिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर। तो योग निद्रा कैसे करते हैं, तो जो लोग मेरे योग वर्कशॉप में आए हुए हैं उनको तो मालूम है कि कैसे करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं उनको उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आपके फोन पे डाउनलोड करके उसको सुनते हुए आप कर सकते हैं। वीडियो भी आएगा उसके साथ में जिसमें दिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं। So remember, the time to relax is when you feel that you don't have it. आखिरी चीज जो आज हमें कवर करनी है वो हमारा डेली रूटीन। इसमें सिर्फ 2-3 मिनट्स लगेंगे। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारी दिन भर का जो कार्यक्रम है, जो दिनचर्या है, वो रेगुलर हो, नियमित हो। हफ्ते में 2-4 दिन कर लिया तो नहीं चलेगा, रोज रोज होना चाहिए एक जैसा। तो उसके लिए एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। बिना टाइम टेबल को के नियमितता नहीं आ सकती, रेगुलरिटी नहीं आ सकती। तो अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके अनुसार पूरा दिन का कार्यक्रम चलेगा। कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितने बजे एक्सरसाइज, कितने बजे खाना, कितने बजे काम वगैरह वगैरह सब कुछ आना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि टाइम टेबल के अनुसार पूरा पूरा फॉलो ना कर पाए, 50-60% ही कर पाए तो कोई बात नहीं, 50-60% तो हुआ। आगे जाके धीरे धीरे 1-2 साल में 70% भी होगा, 2-4 साल में 80% भी होगा। लेकिन टाइम टेबल ही नहीं है तो रेगुलरिटी आ ही नहीं सकती। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और ओल्ड एज में ये टाइम टेबल और रेगुलरिटी, इट इज गोइंग टू बी द एंकर फॉर योर लाइफ। आप सोच के देख लीजिए, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको देखिए, अगर उनके जीवन में नियमितता है तो उनका दिन बड़े आराम से निकलता है। और जिन लोगों के जीवन में नियमितता नहीं है उनको समय कैसे काटा जाए ये पता ही नहीं चलता, और डिप्रेशन और बीमारियां और ये वो दुनिया भर का प्रॉब्लम, अकेलापन, सब कुछ लगता है। तो ये अभी के लिए भी जरूरी है और ओल्ड एज के लिए भी जरूरी है कि आपका जीवन बिल्कुल नियमित चले, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, एक के बाद दूसरा दिन, हर दिन पूरी लाइफ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। See, you cannot master the entire life, and you cannot master the entire life in one day, but you can master your day. एक दिन को बढ़िया जमाया जा सकता है, एक दिन को बढ़िया जमाइए, उसके हिसाब से करिए और रोज वैसा के वैसे ही करते जाइए, पूरी लाइफ सेट होगी। और रोज पेट साफ आना चाहिए, कम से कम एक बार। एक से ज्यादा बार पेट साफ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 बार ही जाते हैं टॉयलेट तो प्रॉब्लम है, अभी भी है और आगे जाके तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने ही वाला। तो कोई भी प्रयास करके रोज कम से कम एक बार पेट साफ आए, इसका प्रयत्न कीजिए। उसके लिए अगर आपको कोई एलोपैथी मेडिसिन लेनी हो तो वो लीजिए, होम्योपैथी रेमेडी लेनी हो तो वो लीजिए, आयुर्वेदिक कोई चूर्ण या फांकी लेनी हो तो वो लीजिए, कोई कुदरती उपचार की ट्रीटमेंट लेनी हो, कुदरती उपचार वो लीजिए, कोई योगिक क्रिया करना जानते हो तो वो कीजिए, लेकिन पेट साफ आना चाहिए दिन में एक बार कम से कम, बहुत जरूरी है। मैनेजिंग डे टू डे स्ट्रेस, इसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर होगा। तो ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये सब मैं अपने जीवन में उतार चुका हूं और इसी के अनुसार मेरा पूरा दिन चलता है और पूरा जीवन चलता है। जीवन शैली में जो सुधार आपको बताया वो, उसका क्या प्रभाव पड़ा वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ एक स्लाइड बता दूं और वो आखिरी स्लाइड है। तो पहले मैं जीवन शैली के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो सामान्य व्यक्ति जैसे सब करते हैं वैसा सब चलता था, लेट तक जगना, खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, ऐसे से। तो हर साल 2-3 बार बीमार पड़ता था, हर 2-4 महीने में एक बार बीमार हुआ ही करता। कभी फ्लू होगा, कभी बुखार आएगा, कभी बहुत ही सीवियर खांसी, सर्दी, इन्फ्लेमेशन सब हो जाएगा और दवाई खा के उसको ठीक करता था। ऐसा वर्षों तक चला। फिर धीरे धीरे जीवन शैली को सुधारने का काम चला क्योंकि इसके बारे में जागरूकता पैदा हुई। तो देखा कि स्वास्थ्य सुधार होना शुरू हुआ तो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। पहले जो मैं हर 3-4 महीने में एक बार बीमार पड़ता था, अब 6-6, 7-7 महीने निकल जाते हैं बीमार नहीं पड़ता, फिर 8-8 महीने तक बीमार नहीं पड़ता, फिर ऐसा होने लगा कि साल भर निकल जाता है बीमार नहीं होता, तो साल भर में शायद एक ही बार बीमार होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कम होने लगी।
ड्यूरेशन भी कम होने लगा। पहले मैं जब बीमार पड़ता था 2-2, 3-3 हफ्ते तक बीमार रहता था, और अब तो है ना 4-5 दिन में ठीक हो गया, कभी कभी तो 2 दिन में ठीक हो गया, कभी कभी तो 1-2 घंटे में ही ठीक हो गया, ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने ये सब चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और वो इस तरह से दिखता है। 2007 से मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है। 2007 में मुझे 2 बार बीमारी हुई, एक बार 7 दिन के लिए और एक बार 3 दिन के लिए। उसमें एक बार तो फ्लू था, दूसरी बार भी फ्लू जैसा ही था, बुखार आना, हैवीनेस, नाक में से पानी, खांसी, गले में दुखाव, बॉडी पेन, शरीर में दर्द वगैरह वगैरह सब चीजें। और मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, उपवास किया, विश्राम किया और अपने आप ही ठीक हो गया। 2007 से लेके आज तक मैंने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण फाके भी नहीं लिया, कोई प्रिपरेशन भी नहीं लिया, होम्योपैथी की कोई रेमेडी भी नहीं ली, और कोई नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट भी बीमारी को दूर करने के लिए नहीं ली अभी तक। इतने सालों में 15 साल हो चुके हैं, 15 साल में मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई। तो 2008 में 7 दिन के लिए एक ही बार फ्लू हुआ, तो शायद मेरे जीवन का पहला साल था कि मैं पूरे साल में एक ही बार बीमार पड़ा, और उपवास किया, आराम किया, ठीक हो गया। 2009 में 3 दिन के लिए मुझे बुखार आया, पूरे साल में सिर्फ एक ही बार बीमार पड़ा और 3 दिन के लिए बुखार आया, अपने आप ही ठीक हो गया। 2010 में सिर्फ एक ही दिन के लिए बीमार पड़ा और वो भी सिर्फ बुखार आया, आराम किया, एक ही दिन में ठीक हो गया। 2011 मेरे जीवन का पहला ऐसा साल था कि मुझे पूरे साल में कोई भी बीमारी नहीं हुई, ना डायरिया, डिसेंट्री, न वोमिटिंग, न बुखार, न सर्दी खांसी, कुछ भी नहीं। उसके अलावा की दूसरी बीमारियां तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। 2012 में 613 दिन के बाद मुझे 2 घंटे के लिए ऐसा फीवरिश लगा, अपने आप ही ठीक हो गया बिना कुछ किए। 2013 में 2 दिन के लिए नाक में से पानी निकला, अपने आप ही ठीक हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। 2014 पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। 2015 में 6 साल के बाद मुझे फिर से फ्लू हुआ, 2 बार बीमार पड़ा, एक बार फ्लू हुआ और वो उपवास किया, आराम किया, ठीक हो गया। 2016 में 4 दिन के लिए नाक में से पानी निकला। 2017 में सिर्फ 2 दिन नाक में से पानी निकला, ठीक हो गया। 2018 और 19 मेरे जीवन का सबसे लंबा स्वस्थ 2 साल कुछ भी नहीं हुआ। 2020 में वो भी शुरू के 4 दिन, 1 से 4 जनवरी, 4 दिन तक गले में थोड़ा सा दुखा, अपने आप ही ठीक हो गया। 2021 पिछला साल 4 दिन नाक में से पानी निकला, वो भी ठीक हो गया। और अभी 2022 में, अभी फरवरी का महीना खत्म हो गया और 2 महीने में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो देख लीजिए आप स्वास्थ्य सुधार का कितना बड़ा प्रभाव आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये सब खुद सोच समझ के धीरे धीरे सीखते हुए मैंने किया। ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ये सब सीखने में मुझे कई बरस निकल गए। आपको तो ये सब कुछ एक ही दिन में मालूम पड़ गया। इसको एक साथ में भी अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप करेंगे, और भी जबरदस्त प्रभाव होगा, तुरंत इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। उसको करने जैसा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हुआ ऐसा नहीं, जो भी कोई करता है उन सबको ये नतीजा मिलता है। So it is so simple to understand. You know, when the health is absent, wisdom cannot manifest, strength cannot be exerted, wealth becomes useless, and reason is powerless. तो आज का ये जो लेक्चर है, इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा समय शायद जा सकता है। और ऐसी आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बातें आपको बताई, इसके बारे में आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि बहुत ही आजमाई हुई बातें हैं, साइंटिफिकली करेक्ट। कोई भी व्यक्ति इसको साइंटिफिकली चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसी बातें हैं। और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट आपके सामने है। आप उसको खुद इसको जीवन में उतारेंगे, आपके खुद के जीवन में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा 2-4 हफ्ते में। सब कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई देना शुरू होगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में घर पे जाकर शांति से सोचेंगे, थोड़ा विचारेंगे, फिर इसको जीवन में उतारने का काम शुरू करेंगे, और आपको भी बहुत सारा लाभ प्राप्त हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ में मैं ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ।